गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए आज हम डिस्कस करते हैं हमारे सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी के बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी क्या है यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद उसके मेथड्स पढ़ेंगे। क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम को हम कहते हैं क्रिमिनोलॉजी। Its causes, prevention and the punishment and rehabilitation of offenders employs various methods to investigate and understand criminal behavior. Here are the primary methods used in criminological research. पहला मेथड निकल के आया है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव मेथड्स। इस मेथड के अंदर क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेथड्स involve the collection and analysis of numerical data to understand patterns and trends in crime. Key techniques इसकी कुछ हैं, surveys and questionnaires। इसका मतलब क्या होता है? These tools gather data from a large number of respondents about their experiences, perceptions and behaviors related to crime। यानी कि इनके ऊपर कुछ सर्वे किया जाता है, जितने भी हमारे क्रिमिनल होते हैं। सर्वे का मतलब आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके एक्सपीरियंस, उनके क्या परसेप्शंस है, उनका क्या बिहेवियर है रिलेटेड टू क्राइम, इस चीज़ को हम यहाँ पे तुलना यहाँ पे की जाती है सर्वेज और क्वेश्चनेयर्स के थ्रू। ये हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा योगदान है। सेकंड है यहाँ पर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि न्यूमेरिकल जो हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं उसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि क्रिमिनोलॉजिस्ट्स एनालाइज डेटा फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सच एज क्राइम रेट्स, arrest records and incarceration statistics to identify the trends and correlations। यहाँ पर भी एनालाइज किया जा रहा है डेटा, किसके थ्रू? क्रिमिनोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ यहाँ पर टाई अप करते हैं उनके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोरिलेशन बनाने के लिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया। इसके अंदर थर्ड पॉइंट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। Experimental research involves controlled experiments, often in a lab or field setting, to test hypotheses about criminal behavior and effectiveness of interventions। ये हमारा पॉइंट हो गया क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर। सेकंड आएगा हमारा क्वालिटेटिव मेथड। व्हाट इज क्वालिटेटिव मेथड्स? क्वालिटेटिव मेथड्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द डीपर मीनिंग्स एंड motives and contexts of criminal behavior through non-numerical data। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में मेन डिफरेंस क्या चीज़ है? वहाँ पर न्यूमेरिक डेटा का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर नॉन न्यूमेरिक डेटा का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। इसके अगर कुछ की पॉइंट्स पूछ लेंगे किस क्वालिटेटिव मेथड्स के कुछ सब टाइप्स बताइए, तो पहला आ गया हमारा इंटरव्यूज़। इंटरव्यू सबको पता है इंटरव्यू क्या होता है। इन डेप्थ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज विद ऑफेंडर्स, विक्टिम्स, लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड रिच डिटेल्ड इंसाइट्स इनटू क्रिमिनल बिहेवियर एंड द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर्स immerse themselves in a particular environment, sometimes covertly, to observe and interact with subjects in their natural settings. These methods help in understanding the social dynamics and subcultures associated with crime। थर्ड है हमारे यहाँ पर केस स्टडीज। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप केसेस प्रोवाइड comprehensive insights into the factor contributing to criminal behavior and the effectiveness of different responses। कितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज हों, उनके आधार, उनके क्या माइंडसेट था उस टाइम पर, क्या क्या बीता, क्या वजह रही कि कुछ क्राइम किया किसी क्रिमिनल ने, ये सारी केस स्टडीज़, इनको हम क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर हम डालते हैं, जहाँ पर न्यूमेरिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर बिहेवियरल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इंटरव्यूज़ हो गए हमारे, केस स्टडीज़ हो गई, हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन हो गई। थर्ड टाइप है यहाँ पर मिक्स्ड मेथड्स। मिक्स्ड मेथड्स कंबाइन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस टू प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक तरीके से क्लियर मान लो, मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजिकल फिनोमिना by integrating numerical data with detailed contextual information।
रिसर्चर्स कैन वैलिडेट एंड एनरिच देयर फाइंडिंग्स। ओके, यहाँ पे मिक्स्ड मेथड्स में दोनों का ही थोड़ा थोड़ा यूज़ किया जाएगा ताकि हमें एक और क्लियर विजन मिले इस बारे में, हमारे क्रिमिनोलॉजिकल जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट्स एनालाइज कर रहे हैं डेटा को उसके बारे में। फोर्थ यहाँ पर मेथड आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ ट्रैक द सेम इंडिविजुअल्स और ग्रुप ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद और ज़्यादा टाइम, मतलब एक लंबे पीरियड के दौरान यहाँ पे इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स को यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। दिस मेथड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप्स एंड चेंजेस ओवर टाइम, आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स एंड इवेल्युएटिंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस का मतलब होता है दखलबाजी करना किसी चीज़ के अंदर। अगर आप किसी पर्सन की लाइफ में दखल दे रहे हो तो आपके ऊपर रिस्क है, क्योंकि वो जो पर्सन आप जिसके पीछे पड़े हो वो एक क्रिमिनल माइंडसेट का पर्सन है, उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़। लॉन्गिट्यूडिनल का सिंपल अब क्वेश्चन आएगा तो सीधा लॉन्ग पर ध्यान देना कि लॉन्ग टाइम पे आप किसी एक इंसान के पीछे पड़ गए, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसा उसका माइंडसेट चेंज होता है ओवर टाइम, आप अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो, ये चीज़ आ गई आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ के अंदर। फिफ्थ मेथड आएगा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ एनालाइज डेटा from a specific point in time. This snapshot approaches is useful for identifying current patterns and correlation in crime and can be quicker and less expensive than longitudinal studies. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्विकर है, यहाँ पे सबसे पहली एक और चीज़ आई है लेस एक्सपेंसिव। दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ है ये एक तो क्विकर है और लेस एक्सपेंसिव है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के ऊपर। यहाँ पे डेटा जो एनालाइज किया जाता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम किया जाता है, ठीक है। दिस स्नैपशॉट अप्रोच इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग करंट पैटर्न्स एंड कोरिलेशन इन क्राइम। सिक्स्थ मेथड है हमारा कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टडीज एग्जामिन क्राइम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, सोसाइटीज़ और हिस्टोरिकल पीरियड्स टू आइडेंटिफाई यूनिवर्सल पैटर्न्स एंड यूनिक डिफरेंसेस। हिस्टोरिकल एनालिसिस investigates how crime and societal responses to it have evolved over time, providing context for contemporary issues। यानी कि आज जो क्राइम हो रहा है इसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या पहले से इसका इवॉल्वमेंट हुआ है जिस वजह से आज हमें ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं सोसाइटी में, या फिर पीरियोडिकली इसका क्या प्रभाव पड़ा है क्रिमिनल के ऊपर भी। सेवंथ है हमारा कंटेंट एनालिसिस। Content analysis involves a systematically analyzing media, legal documents, criminal records, and other textual materials to understand how crime is portrayed and discussed. This method helps in studying the social construction of crime and public perception. Public perception यानी कि पब्लिक का क्या देखने का नज़रिया है उस चीज़ पे। इस मेथड में इसी चीज़ की स्टडी की जाती है, कंटेंट एनालिसिस, कि किस क्राइम को किस तरह से पोर्ट्रे करती है जनता, करती है या समाज करता है, उसके बारे में डिस्कशन होता है, इसके बारे में स्टडीज़ होती हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम या फिर पब्लिक परसेप्शन। एट्थ यहाँ पर मेथड आया सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, और यही हमारा लास्ट मेथड भी है। क्रिमिनोलॉजिस्ट्स ऑफन यूज़ एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्टेड बाय अदर रिसर्चर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे बेसिक और मेन पॉइंट यही रहेगा कि यहाँ पे डेटा का यूज़ तो किया जा रहा है, लेकिन अदर रिसर्चर्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज़ का। सेकेंडरी डेटा एनालिसिस सेव्स टाइम्स। ऑब्वियसली किसी ने अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक करी होगी, कितने साल लग गए होंगे किसी को डेटा इकट्ठा करने के लिए, आप सीधा उसका डेटा उठा रहे हो, आप उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, तो आपका टाइम काफ़ी हद तक यहाँ पे बच जाता है। टाइम भी बचता है और साथ में रिसोर्सेज भी यहाँ पर बचते हैं, वाइल अलाउइंग फॉर द री एग्जामिनेशन ऑफ डेटा टू आंसर न्यू रिसर्च क्वेश्चंस और वैलिडेट प्रीवियस फाइंडिंग्स। कुछ अगर चीज़ें ऐसी रह गई जो अनसुलझी रह गई तो उसको भी आप यहाँ पर उसको डेटा को यूज़ करके उसके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, उसके चीज़ों को यहाँ पर वैलिडेशन दे सकते हैं। कोई न्यू क्वेश्चंस भी अगर अराइज हुए हैं बाय द टाइम इवॉल्वमेंट के साथ, तो उन चीज़ों का भी आपको यहाँ पर आंसर मिल सकता है सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हुए। कंक्लूजन की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या है? ईच मेथड इन क्रिमिनोलॉजी हैज़ इट्स स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। दो शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक क्रिमिनोलॉजी के मेथड की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी लिमिटेशंस है। एंड ऑफन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स इज़ यूज टू गेन अ कॉम्प्रिहेंसिव
अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाया जाता है यहाँ पे मेथड्स का। एक मेथड का यूज़ करके बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जाएगी और कोई कंक्लूजन बड़ी जल्दी आप नहीं पहुँच पाओगे। इस वजह से इनका कॉम्बिनेशन किया जाता है, किसके लिए? क्रिमिनल बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को यहाँ पर मोर एफिशिएंटली रन करने के लिए। बाय एम्प्लॉइंग दीज डाइवर्स अप्रोचेज, क्रिमिनोलॉजिस्ट कैन डेवलप मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम, रिहेबिलिटेटिंग ऑफेंडर्स एंड सपोर्टिंग विक्टिम्स। यहाँ पे रिहेबिलिटेटिंग का मतलब है कि उनका कुछ सुधार किया जा रहा है, जो अपने क्रिमिनल माइंडसेट है उनका दिमाग में थोड़ी पॉजिटिविटी डालकर उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का एक तरीका उनको दिया जाता है। ये चीज़ें हो गई हमारी। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि डिस्कस द वेरियस आर्ग्यूमेंट्स फॉर एबॉलिशन एंड रिटेंशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। कैपिटल पनिशमेंट का यहाँ पर बेसिक मतलब होता है कि यहाँ पे आपको फांसी की सज़ा की बात की जा रही है। इसके वेरियस आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके एबॉलिशन और रिटेंशन पे। रिटेंशन का मतलब कि आप चाहते हो कि हाँ कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पर बनी रहे। एबॉलिशन में जो लोग हैं वो कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए इंडिया में। इसके वेरियस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द डिबेट ओवर कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया एज इन मैनी अदर कंट्रीज इज डीपली पोलराइज्ड विद स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स बोथ फॉर इट्स एबॉलिशन एंड रिटेंशन। Here's a detailed discussion of the key arguments on both sides. यहाँ पे पहले हम आर्गुमेंट कर रहे हैं फॉर एबोलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। सबसे पहले उन लोगों की बात सुनी जा रही है जो ये कहते हैं कि फांसी की सज़ा को यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। इसकी क्या आर्गुमेंट है? पहली आर्गुमेंट यहाँ पे निकल के आई है ह्यूमन राइट्स एंड मॉरलिटी। इसके ऊपर यहाँ पे कहते हैं लोग कि यहाँ पर हमारा राइट टू लाइफ है और abolitionists argue that the death penalty violates the fundamental right to life। हमारा जो एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ है इसकी वायलेशन हो रही है, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर एबॉलिश करो। विच इज़ enshrined in the Indian Constitution and international human right laws। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे इनह्यूमन डिग्रेडेशन भी है ह्यूमन राइट्स एंड मॉरलिटी में। डिग्रेडिंग या फिर इनह्यूमन का मतलब है दे कंटेंड दैट कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रूअल, inhuman and degrading treatment which goes against the ethos of a civilized society। ethos यानी कि ethics से ये निकल के आया है वर्ड, यानी कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके अगेंस्ट जाता है कैपिटल पनिशमेंट। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में बहुत गंदा संदेश जाता है इस चीज़ का कि एक इनह्यूमन यानी कि एक बहुत ही गंदे तरीके का व्यवहार किया जा रहा है इंसानों के साथ। ये हमारी कुछ एबॉलिशमेंट के लिए कहा गया है ह्यूमन राइट्स एंड मोरलिटी के सब टॉपिक के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे एबॉलिशमेंट करवाने के लिए इरिवर्सिबिलिटी एंड जुडिशियल एरर्स। अब यहाँ पे बहुत बार तो नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सपोज़ कोई निर्दोष है, उसको आपने कैपिटल पनिशमेंट दे दी, अब उसकी जान तो चली गई लेकिन बाद में पता पड़ता है कि वो निर्दोष था। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे उस फैमिली के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। उस इंसान की जान जा चुकी है, अब उसको वापस कोई नहीं ला सकता। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर सहारा लेके एबॉलिशमेंट ऑफ यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट के अंदर कहा गया है कि रिस्क ऑफ रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन। देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इनोसेंट पर्सन ड्यू टू जुडिशियल एरर्स। कुछ जुडिशियल एरर्स भी हो सकते हैं विच इज़ इरिवर्सिबल। वंस एग्जीक्यूटेड अ रॉन्ग कन्विक्शन कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। वो जो चला गया वो चला गया, उसकी कोई यहाँ पे सुधार नहीं किया जा सकता उस चीज़ में। यहाँ पे जुडिशियल फैलिबिलिटी भी है। गिवन द फॉलिबिलिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स मेक्स द डेथ पेनल्टी टू हार्श एंड अनजस्ट। अगर कोई इंसान गलती से भी, मैं कहता हूँ 0.1% भी ऐसा कोई केस अगर है इंडिया में हो या बाहर भी हो, तो वो चीज़ जस्टिफाइड तो नहीं हो सकती। कोई भी कितना भी बड़ा जज हो, कितना भी बड़ा वकील हो, अगर उसको प्रूफ गिल्टी कर दिया, उसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट इम्पोज कर दिया और वो निर्दोष बाद में हुआ, तो फिर आप उस चीज़ का कोई भरपाई नहीं कर सकते। जिस फैमिली के ऊपर बीतेगी वो तो डैमेज हो गया तो हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है इनइफेक्टिवनेस एज अ डेटरेंट। लैक ऑफ डेटरेंट इफेक्ट, यानी कि रिसर्च एंड एम्पेरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट द डेथ पेनल्टी डज नॉट इफेक्टिवली डिटर क्राइम मोर देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्राइम रेट्स have not shown significant drops in jurisdiction that use capital punishment compared to those that do not।
यानी कि कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि आप जहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो ऐसी जगहों पर क्राइम रेट जो है वो कम नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती है, उनको सुधारा जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है सोशल एंड इकोनॉमिक बायसेस, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट। द डेथ पेनल्टी is often disproportionately applied to the poor, marginalized and minority groups who cannot afford competent legal defense। यानी कि आप कोई तगड़े से तगड़ा वकील अपने लिए नहीं कर सकते, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप अपने डिफेंस लॉयर को आप यहाँ पे अपॉइंट करके अपने केस लड़वा सको और फिर आप हार जाते हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी बायस हो जाती है, एक डिफरेंस क्रिएट होता है। रिच और पुअर और मार्जिनलाइज्ड या माइनॉरिटी ग्रुप्स को टारगेट ज़्यादा करता है कैपिटल पनिशमेंट, इसलिए इसको एबॉलिश किया जाए। दिस एग्जर्बेट्स एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज़, यानी कि जितनी पहले से सोशल इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाता है ये चीज़। एक और पॉइंट है यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि मनमानी पना अपना। द एप्लीकेशन ऑफ डेथ पेनल्टी कैन बी आर्बिट्रेरी, इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्टर्स सच एज पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल प्रेशर एंड द डिस्क्रिशन ऑफ जजेस। इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे अबॉलिश करो, हम यहाँ पे कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट आया है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेंड्स। ग्लोबल मूवमेंट में यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेंड आया है। देर इज़ अ ग्लोबल ट्रेंड टुवर्ड्स द अबॉलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट विद मैनी कंट्रीज ईदर अबॉलिशिंग इट और इम्पोजिंग अ मोरेटोरियम। इंडियाज़ कंटिन्यूड यूज ऑफ द डेथ पेनल्टी पुट्स इट एट ऑड्स विद दिस ट्रेंड। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ग्लोबली भी लोग अब कैपिटल पनिशमेंट से दूर जा रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे एबॉलिश करने के लिए वो खुद ही अपने स्टेप्स उठा रहे हैं, और इंडिया उस चीज़ में यहाँ पे अगर उनके साथ एक सहमति हो, मतलब उनके साथ अपना एक ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही है, तो एक ऑड वन आउट की सिचुएशन यहाँ पे फॉलो होती है। इसलिए इंडिया को भी कैपिटल पनिशमेंट को अब जो है एबॉलिश कर देना चाहिए। यहाँ पर हमारे एबॉलिशमेंट के सारे जितने भी रीजंस थे, जितने भी डिस्कशंस थे, वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स सारे ख़त्म हो गए एबॉलिशमेंट के, लेकिन अब रिटेंशन के कैपिटल ऑफ पनिशमेंट के क्या क्या आएंगे वो हम अभी देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर रेट्रीब्यूशन एंड जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट द डेथ पेनल्टी सर्व्स एज जस्ट रेट्रीब्यूशन फॉर heinous crimes such as murder, terrorism and rape. It is seen as a way to balance the scales of justice. Sense of closure for the victims' families and the execution of the perpetrator can provide a sense of closure and justice. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो विक्टिम है, यानी कि जिसका रेप हुआ है या जिसका मर्डर किया गया है, जिसकी फैमिली को इम्पैक्ट किया गया है, उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एक फीलिंग आएगी डिस्क्लोजर और या फिर जस्टिस की, कि अगर सामने वाले इंसान को डेथ पेनल्टी दे दें तो उनको थोड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ इसके साथ सही हुआ और अब हमारा जो है सही हमारा जस्टिस हमें मिल चुका है। इस ऐसी फीलिंग यहाँ पर आएगी और बैलेंस बनेगा एक स्केल ऑफ जस्टिस का। ये पहला आर्ग्यूमेंट है। सेकंड है डेटरेंस, पोटेंशियल डेटरेंस इफेक्ट, यानी कि वाइल कंटेस्टेड सम बिलीव दैट द डेथ पेनल्टी सर्व्स एज अ पावरफुल डेटरेंट टू पोटेंशियल क्रिमिनल्स हु माइट बी dissuaded by the fear of the ultimate punishment। यानी कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आगे चल के ऐसे कुछ क्राइम्स कमिट करने वाले हों, ऐसा कुछ सोच रहे हों, तो वो अगर डेथ पेनल्टीज़ देखेंगे तो उनके मन में एक फियर डेवलप होगा कि हमें इस चीज़ को तो नहीं कर सकते यार। थर्ड चीज़ है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रिवेंटिंग रेसिडिविज्म, executing convicted criminals ensures that they cannot commit further crimes, thereby protecting सोसाइटी फ्रॉम पोटेंशियल फ्यूचर हार्म। समझ गए होंगे इस चीज़ को आप। फोर्थ है यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन, सपोर्ट फॉर कैपिटल पनिशमेंट में अगर पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली सपोर्टेड डेथ पेनल्टी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में हो या कोई भी कंट्री हो, अगर ज़्यादा कोई चीज़ है, अगर हीनियस क्राइम्स देखते हैं तो वो चीज़ टॉलरेट नहीं की जाती है, पर्टिकुलरली फॉर द मोस्ट एग्रीगियस crimes, retaining it aligns with the societal demand for harsh punishment for serious offenders। हमने देखा था निर्भया केस, देखा था दिल्ली में, देखा था ओके। और अभी रिसेंटली यहाँ पे वसुंधरा में एक बच्चे के प्राइवेट यानी कि एक पार्ट्स के अंदर वो एक लड़का था, उसका वहाँ पे वसुंधरा में भी ऐसा ही कुछ किया गया है, और उसके जो कातिल ही मानूंगा मैं एक तरीके से, क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स में इतना डैमेज हुआ है
कि उस बच्चे को इतना पेन हुआ कि वो घर पे जाके उसको ये बोला गया कि अगर आप इस चीज़ को शेयर करते हो तो आपके नेक्स्ट टारगेट आपके घर वाले होंगे, हम उनके साथ भी यही करेंगे जो आज आपके साथ हुआ है। और ये स्कूल के बच्चों तक में ये मानसिकता फैल गई है। इसलिए जो पब्लिक ओपिनियन है यहाँ पर वो ये कहती है कि ऐसे लोगों को आप कड़ी से कड़ी सज़ा दो, क्योंकि इस चीज़ को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और हम देखना नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें वो दोबारा रिपीट हो। फिफ्थ है सिंबॉलिक वैल्यू, कंडेमनिंग हीनियस क्राइम्स, यानी कि डेथ पेनल्टी सर्व्स एज अ सोसाइटल कंडेमनेशन फॉर द मोस्ट हीनियस एक्ट, सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट द वैल्यूज़ एंड मॉरल बाउंड्रीज ऑफ सोसाइटी। यही बात आती है निकल के, एक सिंबॉलिक वैल्यू बन जाएगी अगर आप ऐसा एक संदेश दोगे कि ये अगर आप क्राइम करोगे तो आपका ये हश्र होगा इस क्राइम के बाद। इसलिए यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आता है पूरे कि द डिबेट ओवर कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द एथिकल, मॉरल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस ऑफ जस्टिस, deterrence and human rights, while abolitionists emphasize the sanctity of the life and the risk of judicial errors. Retentionists focusing on retribution, deterrence, and societal protection. The complexity of the issue ensures that it remains a contentious topic in India's legal and social discourse. With this, हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, डिस्कस द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स स्टडी। अब क्रिमिनोलॉजी क्या होती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी स्टडी की के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। क्रिमिनोलॉजी एज एन interdisciplinary field encompasses the study of crime behavior, criminal behavior and the criminal justice system. Its scope is broad, covering various aspects and branches, including theoretical criminology, यानी कि development and application of theories to explain criminal behavior. यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वाई इंडिविजुअल्स कमिट क्राइम्स, फोकसिंग ऑन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स। इन सब के यानी कि ये क्राइम्स की एक स्टडी मान लो, एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि स्टडी ऑफ क्राइम करती है, क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी करती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की भी स्टडी होता है। ये क्रिमिनोलॉजी के अंदर आता है पूरा, ये इसका पूरा स्कोप है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। यहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर में क्या होता है कि स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट सच एज वायलेंट क्राइम्स, प्रॉपर्टी क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ये कुछ तरीके के क्राइम्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। प्रॉपर्टी क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स, साइबर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, इनको तो भाई बिल्कुल मत मिस करना, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आपके मार्क्स दिलाकर ही जाएंगे। अगर मैं इनको ना यहाँ पर बताऊं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों को आप खुद भी सर्च करें और इनके आंसर्स ढूंढें। एग्जामिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोटिवेशंस ऑफ ऑफेंडर्स, ये क्रिमिनल बिहेवियर में आता है। थर्ड पॉइंट है हमारा विक्टिमोलॉजी, एक्सप्लोरेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन विक्टिम्स, स्टडी ऑफ विक्टिमाइजेशन पैटर्न्स, रिस्क फैक्टर्स एंड द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑन विक्टिम्स, फोकस ऑन विक्टिम राइट्स एंड सपोर्ट सिस्टम्स। फोर्थ है यहाँ पर पिनोलॉजी। यहाँ पे विक्टिमोलॉजी का मतलब यही है, विक्टिम कौन होता है जिसके ऊपर क्राइम किया जाता है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा विक्टिम का, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स थे, क्या साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट पड़े हैं विक्टिम के ऊपर, क्या उसका फोकस है, राइट्स एंड सपोर्ट सिस्टम है। इस चीज़ को भी यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी के अंदर ही पढ़ा जाता है। ठीक है, पिनोलॉजी क्या होता है? पिनोलॉजी आया है हमारा वर्ड पनिशमेंट की तरह थोड़ा थोड़ा साउंड कर रहा है। द स्टडी ऑफ पनिशमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स मतलब कि उनका सुधार ही करना। क्या? स्टडी ऑफ पनिशमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स, इसको कहते हैं पिनोलॉजी। एनालिसिस ऑफ वेरियस करेक्शनल सिस्टम्स एंड मेथड्स इंक्लूडिंग प्रिजन्स, प्रोबेशन एंड पेरोल। ये कुछ हमारे सिस्टम्स है, करेक्शनल सिस्टम्स, जिनकी यहाँ पे स्टडी होती है पिनोलॉजी में। इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट प्यूनिटिव एंड रिहेबिलिटेटिव स्ट्रेटजीज, ये भी यहाँ पर पिनोलॉजी के अंदर आ गया। यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में भी बताते हैं। एक एग्जामिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लॉ एनफोर्समेंट है जो क्रिमिनल जस्टिस के अंदर, जुडिशरी है, करेक्शन
एंड करेक्शंस, ये सारी चीज़ जो आती है हमारी जुडिशल सिस्टम के आते हैं, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के अंदर। ओके, द स्टडी एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अरेस्ट, ट्रायल, सेंटेंसिंग एंड करेक्शन, यानी ये सारे हमारे आगे किस चीज़ के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। 6th पॉइंट है हमारा क्राइम प्रिवेंशन, डेवलपमेंट एंड असेसमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज एम्ड एट प्रिवेंटिंग क्राइम, एनालिसिस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम सिचुएटेड क्राइम प्रिवेंशन टेक्निक्स एंड सोशल इंटरवेंशंस। 7th पॉइंट है फोरेंसिक साइंस, application of scientific principles and techniques in investigating crimes, study of evidence collection, analysis and interpretation to aid in solving crimes and securing convictions। यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का हम केस देखा था, वहाँ पे भी किसने यहाँ पर लास्ट में जो एक कंक्लूजन दिया था कि ये मर्डर नहीं है, ये एक सुसाइड है, वो होती है हमारी फोरेंसिक साइंस के अंदर ही वहाँ पर होता है। कुछ एविडेंस वहाँ पे इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे हमें पता पड़ता है एविडेंस में कुछ इंटरप्रिटेशन दी जाती है सॉल्विंग इन क्राइम्स में, क्या यहाँ पर निकल कर आता है हमारा कंक्लूजन कि ये मर्डर है या कुछ किसी ने ये खुद आत्महत्या की है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये सब आते हैं। 8th पॉइंट है कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी, कंपैरेटिव analysis of crime and criminal justice systems across different cultures and countries, examination of international trends, practices and policies in dealing with crime, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी में। अब एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट यहाँ पर निकल के आया है क्वेश्चन में, ये अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी में तो हमने देख लिया कि भैया बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इतने सारे चीज़ें आ गई, कंपैरेटिव क्रिमिनोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, क्राइम प्रिवेंशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, क्रिमिनल बिहेवियर, थियोरेटिकल क्रिमिनोलॉजी, ये सब चीज़ें आ गई। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम वो पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर पॉइंट निकल गया अंडरस्टैंडिंग द क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर। इसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें क्या हो गया, उसके क्या पीछे मोटिव था, बस ये इन सब चीज़ों को आप लिख देना। सेकंड पॉइंट आ गया पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन, इन्फॉर्म्स पॉलिसी मेकर्स बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑन क्राइम एंड इट्स इफेक्ट्स, assists in the formulation of laws, policies and programs that address crime effectively and humanly, थर्ड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंपॉर्टेंस क्या आती है क्रिमिनोलॉजी की, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी तो क्रिमिनोलॉजी के ऊपर ही होगा, क्योंकि जिस तरीके का क्राइम है उसके पीछे कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है विक्टिम के ऊपर, किस मोटिव से वो क्राइम किया गया है, उसके तरीके क्या थे। क्रिमिनोलॉजी अगर हमें पता ही नहीं है तो हम सज़ा कैसे देंगे भाई, जब क्राइम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तभी तो कुछ सज़ा उसके हिसाब से बनाई जाएगी। ऐसे थोड़ी कि किसी ने आपका कोई पर्स मान लिया तो उसको आपने फांसी पर लटका दिया, हर चीज़ का एक हिसाब बनाया जाता है। इस वजह से इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और ऐसा भी नहीं है कि सपोज़ कोई अगर मंत्री का बेटा है उसने कोई अगर क्राइम किया है और एक गरीब ने किया है तो दोनों की सज़ा अलग अलग डिसाइड की जाएगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इन सब चीज़ों का यहाँ पे स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सजेशंस दिए जाते हैं इम्प्रूवमेंट्स टू एनहांस फेयरनेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन लॉ एनफोर्समेंट, जुडिशरी एंड करेक्शंस। करेक्शंस का मतलब ये है कि कोई रिहेबिलिटेशन की बात जो यहाँ पर आई थी, जो इंसान पकड़ा गया है किसी क्राइम में उसको एक न्यू लाइफ, एक चांस दिया जाता है, एक और ज़िंदगी जीने का कि हाँ आपने कोई गलती की है उसको सुधार करो और अपनी जो बाकी बची हुई लाइफ है उसको अच्छे से जियो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर क्राइम प्रिवेंशन एंड कम्युनिटी सेफ्टी। कम्युनिटी सेफ्टी का मतलब होता है कि यहाँ पर समाज में एक तरीके की सेफ्टी का यहाँ पर होना, जिस वजह से जो लोग हैं वो बड़े आराम से जी सकें। आमतौर पर ये देखा जाता है कि कुछ गांवों में हो, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी अगर ना हो, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ना हो, तो कोई किसी के साथ क्या गलत करके निकल जाएगा किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। तो फिर उस चीज़ से एक माहौल पैदा ऐसा हो जाता है कि कम्युनिटी में सेफ्टी ही नहीं है, तो फिर ना लोग निकलते हैं, सब कुछ डरे रहते हैं। तो ये वाली सिचुएशंस को हटाने के लिए क्रिमिनोलॉजी की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। डेवलप स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशंस टू रिड्यूस क्राइम एंड एनहांस पब्लिक सेफ्टी।
promotes community-based initiatives and partnerships that address the social conditions contributing to crime. Okay? फिफ्थ पॉइंट आता है यहाँ पे सपोर्ट टू विक्टिम्स। विक्टिम्स जिनके ऊपर क्राइम हुआ है, आंख बंद करके विक्टिम जब भी आ जाए तो समझ जाना जिसके ऊपर बीतती है वही होता है विक्टिम। एनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन एंड द नीड्स ऑफ क्राइम विक्टिम्स, advocates for victims' rights and the development for support system to assist them in recovering from the impacts of crime. उनको भी कुछ रिकवर करने के लिए यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी की स्टडी की जाती है, वरना उनको ऐसे ही छोड़ दोगे तो उन्हें ये लगेगा कि उनकी लाइफ तो ख़त्म हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के साथ कोई दुष्कर्म हो जाता है किसी लड़की के साथ, तो उसको अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो ये हमारी एक फेलियर है एज अ सोसाइटी कि हम उसको ऐसा फील करवा रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। Provides special knowledge and skills for professionals in law, enforcement, legal practice, corrections, social work, and related fields. Encourages a multidisciplinary approach integrating knowledge from sociology, psychology, law, and other disciplines. Seventh point है ethical human approach to crime. यानी कि यहाँ पे किस चीज़ का प्रमोशन किया गया है? Ethical considerations in dealing with offenders and victims. Advocates for human and just treatment, emphasizing rehabilitation and reintegration over punitive measures alone. एट्थ पॉइंट आता है यहाँ पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आता है हमारा fosters a global understanding of crime and justice issues considering cross-cultural differences and international legal frameworks. Encourages international cooperation and the sharing of best practices in crime prevention and criminal justice. यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, कंक्लूजन पूरा अब करते हैं लास्ट में कि पूरा यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी की स्टडी और इसके इसेंशियल के बारे में क्या लिख सकते हो आप। द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज इसेंशियल फॉर कॉम्प्रीहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग क्राइम, इट्स कॉजेज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। क्राइम के क्या कॉजेज़ हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्राइम खुद में क्या है, इस चीज़ को भी क्रिमिनोलॉजी ही हमारा समझाता है। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इन्फॉर्मिंग पॉलिसी, इम्प्रूविंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड एनहांसिंग पब्लिक सेफ्टी। By adopting a multidisciplinary approach, criminology not only addresses the immediate concerns for crime and justice but also contributes to the broader goals of social harmony and development. Social harmony का मतलब यानी कि समाज में जो शांतिपूर्वक का माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल, उसको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है क्रिमिनोलॉजी के थ्रू ही, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा यहाँ पे क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ रिड्यूस करेंगे क्रिमिनोलॉजी के थ्रू, उतना ज़्यादा शांत हमारा समाज रहेगा। यहाँ पर आगे है क्राइम की बहुत बात हुई है, तो क्वेश्चन भी उसी से बन के आया। What do you understand by organized crime? Discuss its various kinds. यहाँ पे क्राइम्स के सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक टाइप है, लेकिन इसके भी सब टाइप्स होते हैं। तो क्राइम कितने तरीके के होते हैं ये आपको देखना है, इस चीज़ को स्टार मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स यहाँ पर आपको देखने हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपने आंसर के ऊपर बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रेफर्स टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ दैट आर सिस्टमैटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय अ structured group of individuals working together over a sustained period. These groups, often referred to as organized crime syndicates or crime families, engage in illegal enterprises with the aim of generating profit and maintaining control over illegal activities. Organized crime is characterized by its complex operations. क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? कुछ समझ में आया? इतना ज़्यादा हमने पढ़ तो लिया, लेकिन कुछ एक क्या क्या मोटा मोटा इसका निकल के आया कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ही कहा जाता है, लेकिन जो सिस्टमेटिकली यहाँ या फिर स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स के थ्रू यहाँ पर परफॉर्म की गई है ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड। These groups often referred to as organized crime syndicates और crime families। इन ग्रुप्स को कहते हैं क्राइम फैमिलीज और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स। इन्हीं ग्रुप्स को, कौन से ग्रुप्स? जो मिलजुल के क्राइम्स को एक सिस्टमेटिकली वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी क्राइम को यहाँ पर
एंगेज होकर इलीगल एंटरप्राइजेस के साथ विद द एम ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट एंड मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इलीगल एक्टिविटीज़। बेसिकली ये क्राइम्स जनरेटिंग प्रॉफिट या मेंटेनिंग इलीगल एक्टिविटीज़ के ऊपर ही यहाँ पर इनका मोटिव होता है। ओके, तो कैरेक्टराइज यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कॉम्प्लेक्स operations, hierarchical structures, and the use of violence, corruption, and intimidation to achieve its goals and evade law enforcement. Various kinds of organized crimes अगर पूछे जाएं तो उसमें आएंगे, पहला आएगा हमारा ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इलीगल ड्रग्स भेजते हैं। एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब को आपने अगर देखा या उसका कोई गाना भी देखा, आप समझ जाओगे ये उसी चीज़ के बारे में। एक्टिविटीज़ क्या होती है? cultivation of drug plants, manufacturing synthetic drugs, smuggling drugs across borders and redistributing networks। इसका इम्पैक्ट होता है significant social and economic cost including addiction, crime and strain on law enforcement and health services। यहाँ पे यूथ जो है वो भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मारा जाता है इन चीज़ों में, उनको ड्रग्स की लत पड़ जाती है, ये बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है पूरे समाज पर। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये भी आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब कि लड़कियाँ उठाओ या लड़के भी उठाओ, कोई भी उठाओ, फोर्सली उनको कोई काम ऐसा करवा रहे हो जो विलफुली वो नहीं करना चाहते, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप कुछ भी करवा रहे हो। डेफिनेशन है द इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमंस और द पर्पस ऑफ फोर्स लेबर, सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन और इनवॉलंटरी सर्विट्यूड। यानी कि उनकी कोई वॉलंटरीली वो यहाँ पर नहीं गए हैं, इनवॉलंटरीली उनको ले जाया जा रहा है, उनसे सर्विस करवाई जा रही है वहाँ पे, या फिर उनकी सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनसे फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, लेबर का काम। एक्टिविटीज़ में क्या होता है? रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हार्बरिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफन इन्वॉल्विंग कोर्जन एंड डिसेप्शन। इम्पैक्ट है यहाँ पे सीवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पड़ जाता है लोगों को एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ कम्युनिटीज़ हो जाती है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में कई बार आता है कि इसका प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग द ओरिजिन्स ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड मनी टिपिकली बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर्स इन्वॉल्विंग फॉरेन बैंक्स और लेजिटिमेट बिजनेसेस। या फिर इंडियन में भी आप देखते हैं एक चीज़ होती है हवाला, यानी कि पैसे इधर से उधर करो, इलीगली ब्लैक मनी को ट्रांसफ़र करते हैं, वो चीज़ होती है यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग। एक्टिविटीज़ होती है प्लेसिंग, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ इलिसिट फंड्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम टू मेक देम अपीयर लीगल। इम्पैक्ट है अंडरमाइंस द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमीज, फैसिलिटेट्स फर्दर क्रिमिनल एक्टिविटी। एक और आता है यहाँ पे आर्म्स ट्रैफिकिंग। आर्म्स ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमारे हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनकी यहाँ पर तस्करी की जा रही है, उनका यहाँ पर स्मगलिंग किया जा रहा है वेपन्स का अक्रॉस बॉर्डर्स। आप इलीगल वे में पहुँचा रहे हो, बंदूकें पहुँचा रहे हो, कोई आर्म्स एंड एमिनेशंस जितने भी होते हैं। डेफिनेशन आ गई, द इलीगल ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एमिनेशंस। Activities smuggling weapons across borders, selling to conflict zones and supplying criminal organizations. Impact fuels violence and conflict, destabilizes regions and poses significant security threats. Fifth point है यहाँ पे extortion and racketeering. Racketeering डेफिनेशन है द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मनी, प्रॉपर्टी और सर्विसेज थ्रू कोर्जन। कोर्जन का मतलब होता है आप बाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर आप डिप्लॉय कर रहे हो, जिससे आप ज़बरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी, मनी या सर्विसेज को यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हो, ऑफन बाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स। इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन, रैकेटियरिंग। एक्टिविटीज़ में होता है प्रोटेक्शन रैकेट्स, ब्लैकमेल एंड प्रोटेक्शन सर्विसेज वेयर बिजनेसेस पे फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट फॉर द सेम फ्रॉम द सेम ग्रुप। यहाँ पे होता है ना हफ्ता वसूली, उसको कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट्स फ्रॉम द सेम ग्रुप। हफ्ता वसूली की बात आएगी, एक्सटॉर्शन एंड रैकेटियरिंग यहाँ पे हम लिख देंगे। इम्पैक्ट है यहाँ पे क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर एंड इंटिमिडेशन हार्म्स लेजिटिमेट बिजनेसेस एंड डिस्टॉर्ट्स लोकल इकोनॉमीज। सिक्स्थ है यहाँ पर साइबर क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम्स के अंदर लास्ट पॉइंट तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे साइबर क्राइम तो आप जानते ही हो आजकल की डेट में कितने सारे स्कैम्स होते हैं इंटरनेट्स के ऊपर। हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, रैंसमवेयर अटैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल डिजिटल कंटेंट,
इम्पैक्ट है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेज, ब्रीचेज ऑफ प्राइवेसी, थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेवन्थ है ऑर्गेनाइज रिटेल क्राइम, ये कुछ नया आया है, द थेफ्ट एंड रीसेल ऑफ रिटेल मर्चेंडाइज बाय ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, यानी कि शॉप लिफ्टिंग, कार्गो थेफ्ट, फ्रॉडुलेंट रिटर्न्स और रिफंड्स। इम्पैक्ट है सब्सटेंशियल फाइनेंशियल लॉस फॉर रिटेलर्स, इंक्रीज कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स एंड फंडिंग ऑफ अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। एक और आता है यहाँ पे गैम्बलिंग, यानी कि जुआ या सट्टा लगाना, अनऑथराइज्ड बैटिंग और गेमिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेशन ऑफ अनलाइसेंस्ड कैसीनोज, बुक मेकिंग एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स। जितने भी यहाँ पे कितने भी ऐड आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी कि यहाँ पे बुकिंग कर लो, बैटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मत इन्वॉल्व होना किसी के अंदर भी, बहुत घटिया चीज़ होती हैं ये सब चीज़ें। ये भी आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही है। आपका कोई जितना भी आपका हार्ड अर्न मनी है, कोई किसी भी रिस्पॉन्सिबल आप मतलब पर्सन के थ्रू कांटेक्ट नहीं हो रहे हो इन सब चीज़ों में। ये लोग ठगी होते हैं एक तरीके के आपके साथ। तो क्या फ्रॉड किस मोमेंट ऑफ टाइम पे शुरुआत में हो सकता है आपको प्रॉफिट दिखाएं कि नहीं भाई आपसे हम कुछ ले रहे हैं तो आपको उसका 10x अमाउंट हम आपको दे रहे हैं, आपको उससे एक इंटिमिडेशन होता है, आपको अंदर से एक लालच सा आता है कि हाँ नहीं मैं और भी इससे कमा लूँगा, मेरे को फिर बैठे बैठे पैसे आएंगे, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊँगा, ये सब। और होता क्या है, आप बहुत बड़ी अमाउंट अपने घर की हार्ड अर्न मनी दे देते हो और वो आपको फिर ब्लॉक करके चले भी जाते हैं और उनका आप कोई ट्रेस नहीं कर सकते, कोई उनके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये कई सारे लोगों के साथ इंडिया में भी हुआ है और वर्ल्ड वाइड ये हो रहा है। नाइन्थ और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर काउंटर फीटिंग एंड पायरेसी। पायरेसी होता है कि यार जैसे हमारे डीवीडीज़ होते हैं ना, सीडी होती है, पहले आती थी, अब तो खैर चलती नहीं है सीडी वगैरह। जो भी हमारी मूवीज़ होती हैं अभी आप टेलीग्राम वगैरह पे देखोगे या किसी और जगह पर देखोगे, वो रिलीज़ हो जाती हैं 1-2 दिन या उसी दिन ही वहाँ पर थिएटर में कोई रिकॉर्ड कर के उसे ले जाता है और वहाँ पे अपलोड कर देता है, या फिर कोई ओटीटी से चुरा के किसी ऐसी एक वेबसाइट पे हो या कहीं पर भी, पहले तो टेलीग्राम वगैरह पे भी मिल जाते थे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश कर देते हैं जहाँ से पब्लिक विदाउट किसी सब्सक्रिप्शन के इलीगल वे में पायरेसी के थ्रू उस मूवी को एंजॉय कर सकता है। तो ये चीज़ होती है पायरेसी। डेफिनेशन देख लेते हैं, द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेक गुड्स इंक्लूडिंग करेंसी, डॉक्यूमेंट्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये होते हैं हमारे काउंटरफीटिंग को बेसिकली यहाँ पर किया जा रहा है। एक्टिविटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग काउंटरफीट आइटम्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पायरेसी। इम्पैक्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक हार्म टू लेजिटिमेट बिजनेसेस, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क टू कंज्यूमर्स एंड फंडिंग ऑफ फर्दर क्रिमिनल एंटरप्राइजेस। कंक्लूजन निकल के आता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू लॉ एनफोर्समेंट एंड सोसाइटी due to its complexity, adaptability, and the extensive range of illegal activities it encompasses. Understanding the various forms of organized crimes is crucial for developing effectiveness strategies to combat it and protect communities and uphold the rule of law. Through comprehensive and coordinated efforts, including international cooperation and robust legal frameworks, it is possible to mitigate the impacts of organized crimes and enhance the public safety. रूल ऑफ लॉ यहाँ पर निकल कर आया एक, जो कि पहले भी आपने पढ़ा है। रूल ऑफ लॉ का मतलब कि लॉ सबके लिए बराबर है और लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। 6th पॉइंट आता है यहाँ पे, क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन सदरलैंड्स डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। सदरलैंड कौन थे? सदरलैंड एडविन एच सदरलैंड, अ प्रोमिनेंट अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। इनकी एक थ्योरी बहुत फेमस है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सदरलैंड ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी इन द 1939। दिस थ्योरी इज़ अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क इन क्रिमिनोलॉजी। फंडामेंटल फ्रेमवर्क यानी कि एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हर कोई स्टडी करता है, जो ये एक्सप्लेन करता है क्रिमिनल बिहेवियर एज अ लर्नड बिहेवियर थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। हियर आर द की कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सदरलैंड्स डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। की कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड। यहाँ पे द थ्योरी पोजेस दैट द criminal behavior is not inherent or biological determined but is learned through
इंटरेक्शंस विद अदर्स, यानी कि एक इंसान के अंदर ये जन्म से ही ये चीज़ें नहीं होती हैं कि वो पैदा ही इस माइंडसेट से नहीं हुआ है कि मैं कुछ बड़ा होकर किसी को मारूंगा या कोई थेफ्ट करूंगा, किसी के साथ फ्रॉड करूंगा। ये चीज़ें सीखी जाती हैं एक बुरी संगत में जब इंसान पढ़ता है उसके थ्रू। ये यहाँ पर किया कहा गया है कि इस लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन के बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इंडिविजुअल्स लर्न क्रिमिनल बिहेवियर थ्रू कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद अदर्स, पर्टिकुलरली दोज क्लोज टू देम सच एज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड पीयर्स। कोई अगर आपका फ्रेंड है, कोई आपके फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है किसी गलत काम में, उससे ज़्यादातर आपको ये चीज़ें पता पड़ती हैं। लर्निंग इंक्लूड्स टेक्निक्स एंड एटीट्यूड्स। इसमें लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर इन्वॉल्व्स मास्टरिंग द टेक्निक्स ऑफ committing crimes as well as adopting the attitudes, motivations and rationalizations that justify criminal activities. Fourth point है यहाँ पे primary groups. The learning process primarily occurs within intimate personal groups. These groups have significant influence on individuals' behavior and values. यहाँ पे छुप छुपा कर कुछ काम किया जाता है, उस चीज़ों को आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान लेते हो क्योंकि आपको एक छोटा बहुत गेन आपको दिखता है कि इससे मेरे को ये फ़ायदा मिलेगा, आपको एक लालच दिया जाता है। ये सब चीज़ें आती हैं हमारी प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर, जो कि पब्लिकली आप अवेलेबल नहीं होते हैं। ये ग्रुप्स बहुत ज़्यादा, अब जब घटिया माइंडसेट के ग्रुप्स हैं तो पब्लिकली अवेलेबल हो भी नहीं सकते क्योंकि किसको पकड़ा जाना है, हर किसी को पता है कि वो गलत कर रहा है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी आजकल टीनेजर्स के ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं कि यार हार्ड एंड मनी की कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क करने की, आपको घर बैठे आप इतने करोड़पति बन जाओगे, ये वो एक्सेप्ट। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेस ऑफ डेफिनेशन। Individuals become delinquent when they are exposed to an excess of definitions favorable to the violation of law over definitions unfavorable to the violation of law. In other words, if an individual is surrounded by attitudes that justify or support criminal behavior, they are more likely to engage in such behavior. ऐसी कुछ अगर यहाँ पे आर्गूमेंट्स आते हैं किसी के तरफ से और वो कहता है कि नहीं ये चीज़ तो सही है, बैटिंग तो कोई बुरी बात नहीं है, किसी के साथ ये ऑनलाइन स्कैम करने की क्या बात है, दूसरा भी तो कर रहा है, आपका भी तो कभी किसी ने ऑनलाइन स्कैम से आपका कुछ लॉस हुआ होगा, तो क्या हो गया, ये तो होता रहता है डेली, कितने होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी बातों को वो इंसान ज़्यादा लाइकली अडेप्ट करता है, वो सुनता है, एंगेज होता है इन बिहेवियर्स को अपने अंदर डालने के, जो पहले से इन चीज़ों में इन्वॉल्व है या होना चाहता है। सिक्स्थ है यहाँ पर पॉइंट, वेरीड एसोसिएशंस। Association with others can vary in frequency, duration, priority, and intensity. These variations affect the impact that these associations have on an individual's livelihood to commit crimes. Seventh है mechanism of learning. The learning of criminal behavior through differential association involves the same mechanism involved in any other learning process. This includes techniques such as imitation or reinforcement. Eighth point है no exclusive path to criminality. The theory suggests that there is no single path to criminal behavior. Instead, it results from an individual's experiences and associations throughout their life. यहाँ पे principles of differential association theory आते हैं. Sutherland formulated 9 key principles associated to explain this theory comprehensively. First is criminal behavior is learned. Second is learning through interaction. Third is learning occurs with intimate groups, यानी कि छुप छुपा कर जितने भी स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स पीयर्स, इनके थ्रू आपको मिलती है. फोर्थ पॉइंट है लर्निंग इंक्लूड्स टेक्निक्स एंड मोटिवेशंस. कुछ मोटिवेशंस दी जाती है जैसे मोटिव ड्राइव्स एटीट्यूड्स या फिर कुछ भी यहाँ पर आपको बदल दिया जाएगा किसी भी तरह के छोटे मोटे लालच देके. फिफ्थ पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स लर्न थ्रू लीगल कोड्स, यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मोटिव दी जाती है. ड्राइव्स इज लर्न फ्रॉम definitions of the legal codes as favorable and unfavorable. For example, some individuals learn that breaking the law is acceptable under certain circumstances. कुछ ऐसी अगर circumstances है उसमें लॉ ब्रेकिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है, ऐसी चीज़ों को समझा दिया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है. एक्सेस ऑफ डेफिनेशंस है यहाँ पे. फेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ. An individual becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violating the law, unfavorable to violating the law. Comparison, यानी कि लॉ क्यों फॉलो करें, उसकी कम डेफिनेशंस उसको दी गई हैं, उसको क्यों तोड़ दें, वायलेटिंग कर दें लॉ, वो ज़्यादा उसके पास डेफिनेशन है, उसके पास कारण है कि मैं लॉ इसके लिए तोड़ूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मेरा ये फ़ायदा है, लॉ फॉलो करके होता ही क्या है किसी का. ये आती है हमारी एक्सेस ऑफ डेफिनेशंस फेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ.
7th पॉइंट है यहाँ पे डिफरेंशियल एसोसिएशन वेरी। डिफरेंशियल एसोसिएशन में वेरी इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पीयर ग्रुप दैट वन स्पेंड्स मोर टाइम विद दिस माइट बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अ ग्रुप दैट सीन लेस इन फ्रिक्वेंटली। जो ज़्यादा लोग मिलते हैं उनके अंदर ज़्यादा एक होता है ना, खाली दिमाग शैतान का होता है, वो सब चीज़ें सब देखी जाती हैं। मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन लर्निंग, द लर्निंग mechanism involved in criminal behavior are the same as those involved in any other learning processes. 9th पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है, जो कि क्रिमिनल बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरल नीड्स एंड वैल्यूज़। कुछ जनरल नीड्स और वैल्यूज़ है, उसकी एक्सप्रेशन को ही यहाँ पर क्रिमिनल बिहेवियर है, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाई दोज नीड्स एंड वैल्यूज़ बिकॉज नॉन क्रिमिनल बिहेवियर कैन ऑल्सो बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द सेम नीड्स एंड वैल्यूज़। एग्जाम्पल, डिज़ायर फॉर वेल्थ एंड और सक्सेस। ये सब चीज़ें हर किसी को चाहिए होती है, दौलत शोहरत हर किसी को पसंद होता है, अपना नाम फेमस हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये क्रिमिनल बिहेवियर को जस्टिफाई करता है, तो ये नॉन क्रिमिनल बिहेवियर के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है। इम्प्लीकेशन एंड क्रिटिसिज्म यहाँ पर देखते हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी शिफ्ट द focus from individual pathology or biological predispositions to the social and environmental factors influencing behavior. It emphasizes the importance of peer groups and social network in the development of criminal behavior, suggesting that interventions should focus on altering these associations and providing pro-social alternatives. Criticism यहाँ पर क्या हुई है? This theory has been criticized for being overly deterministic, suggesting that the individuals are simply products of their environment with little agency. It does not account for individual differences in susceptibility to learning criminal behavior from others. It is often challenged for lacking specificity on how the learning process occurs and the role of individual decision making. यानी कि हर किसी का अपना डिसीजन है, वो अपना डिसीजन खुद लेता है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसका कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, सदरलैंड्स डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, यानी कि इसका DAT हम शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, सदरलैंड्स DAT थ्योरी, यानी कि DA थ्योरी भी कर सकते हैं, सदरलैंड्स DA थ्योरी provides a sociological perspective on criminal behavior, highlighting the role of, हाईलाइटर ही कर लेते हैं यहाँ पे यूज़, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, highlighting the role of social and interactions learned behavior. By understanding that a criminal behavior is learned through association with other policymakers, educators, and enforcement, and can be better designed interventions that address the social roots of crime and promote social एनवायरनमेंट। यानी कि एसोसिएशन का मतलब होता है मिलना विद अदर पॉलिसी मेकर, एजुकेटर और लॉ एनफोर्समेंट, और इसके ऊपर यहाँ पे बेटर एड्रेस किया जा सकता है इन सब के साथ मिलजुल के। अगर इसको देखा जाए क्रिमिनल माइंडसेट को, रूट्स ऑफ क्राइम में यहाँ पे पता पड़ जाता है, प्रमोट सोशल एनवायरनमेंट यहाँ पर किया जाएगा। विद दिस ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक और कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद हम इस सेशन को बंद करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा मैं चाहता नहीं हूँ कि आप परेशान हो जाओ पढ़ते पढ़ते, और इस सेशन को 2-3 बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आया, व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट? पनिशमेंट इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सर्व्स वेरियस पर्पसेस एंड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट हाईलाइट दिस डाइवर्स गोल्स। द प्राइमरी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट आर रिट्रीब्यूशन, डेटरेंस, rehabilitation, incapacitation, and restorative justice. Each theory offers a different rationale for why society punishes offenders and what objectives the punishment aims to achieve. पहला है retribution. कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है retribution? Retribution is based on the principle of just deserts, meaning that the offenders deserve to be punished इन प्रपोर्शन टू द सीवियरिटी ऑफ देयर क्राइम। जितने संगीन वो क्राइम है उतनी संगीन आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये होता है रेट्रीब्यूशन। द पनिशमेंट इज़ एन एंड इन इटसेल्फ, सर्विंग एज अ मॉरल रिस्पॉन्स टू द ऑफेंस। जो भी ऑफेंस आपने किया है उसका एक टिट फॉर टैट, जो आपने किया उतनी ही बुरी सज़ा आपको मिलेगी जितना बुरा क्राइम आपने किया है। की पॉइंट्स है, मॉरल बैलेंस बना के रखता है। The idea is to restore the moral balance disrupted by the crime. Proportionality. The severity of the punishment should match the severity of the crime. Backward looking.
focuses on the past act rather than future consequences. इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि कैन बी सीन इन अ वेंजफुल और लैकिंग इन फोकस ऑन द ऑफेंडर्स पोटेंशियल फॉर चेंज, यानी कि जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम किया है वो आगे चल के चेंज नहीं कर पाएगा अपने आप को, ये क्रिटिसाइज किया गया है इसको। डज नॉट डायरेक्टली एड्रेस द नीड्स ऑफ विक्टिम और सोसाइटी, ये चीज़ भी दिखी गई है यहाँ पे। डायरेक्टली यहाँ पे देख वो एड्रेस नहीं करती है नीड्स ऑफ विक्टिम्स और सोसाइटी को। सेकंड पॉइंट आया डेटरेंस के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है डेटरेंस का? डेटरेंस एम्स टू प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम्स बाय मेकिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑफेंडिंग अनडिजायरेबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटरेंस, जनरल एंड स्पेसिफिक। डेटरेंस का मतलब क्या है? प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम्स बाय मेकिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफेंडिंग अनडिजायरेबल। की पॉइंट्स क्या है? जनरल डेटरेंस का मतलब और स्पेसिफिक डेटरेंस, दो टाइप के डेटरेंस होते हैं। जनरल डेटरेंस एम्स टू deter the general public from committing crimes by making an example of offenders. स्पेसिफिक डेटरेंस का मतलब होता है टारगेट्स करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल ऑफेंडर टू डिस्करेज देम फ्रॉम री ऑफेंडिंग। रेशनल चॉइस थ्योरी यहाँ पे क्या है? एज्यूम्स दैट द इंडिविजुअल्स वे द कॉस्ट्स एंड द बेनिफिट्स बिफोर कमिटिंग अ क्राइम। क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया है इसको भी, इफेक्टिवनेस इज डिबेटेड, इसकी कोई इफेक्टिवनेस कितनी है उस चीज़ के ऊपर हमें शक है। नॉट ऑल द इंडिविजुअल्स कंसीडर पोटेंशियल पनिशमेंट बिफोर एक्टिंग, ये जितने भी यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं वो कंसीडर ही नहीं करते हैं इस चीज़ को। हाई राइट्स ऑफ रेसिडिविज्म सजेस्ट दैट लिमिटेड सक्सेस इन प्रिवेंटिंग फ्यूचर क्राइम्स, ये चीज़ यहाँ पे क्रिटिसिज्म में हम लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन फोकस इज ऑन रिफॉर्मिंग द ऑफेंडर। रिफॉर्मिंग यानी कि उसको सुधारते हैं जो ऑफेंडर है। ऑफेंडर वही होता है जो क्राइम करता है, सो दैट दे कैन रिटर्न टू द सोसाइटी एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लॉ अबाइडिंग सिटीजन वो होता है जो लॉ की यहाँ पे इज्जत करता है, उनको मानता भी है, अपनी लाइफ में फॉलो करता है, इम्प्लीमेंट करता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के विरुद्ध वो नहीं करता है कोई काम, सोसाइटी में किसी भी तरह की इमोरल एक्टिविटी को नहीं करता है, वो होता है लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इट एम्फसाइजेज द ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन टू एड्रेस अंडरलाइंग इशूज दैट कंट्रीब्यूट टू क्रिमिनल बिहेवियर। की पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, यानी कि हर किसी का एक प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं स्पेसिफिक नीड्स, एडिक्शन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और लैक ऑफ एजुकेशन, इन चीज़ के लिए। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है ये, फोकस ऑन प्रिवेंटिंग फ्यूचर क्राइम बाय चेंजिंग द ऑफेंडर्स बिहेवियर एंड सर्कमस्टांसेस। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी आती है यहाँ पे, व्यूज ऑफेंडर्स एज इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। इसकी भी लेकिन क्रिटिसिज्म यहाँ पर की गई है कि कैन बी रिसोर्स इंटेंसिव, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज हमारी खर्च हो सकती हैं, एंड रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन प्रोग्राम्स एंड फैसिलिटीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मांगती हैं ये चीज़ें। सक्सेस रेट्स कैन वेरी, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप सोच रहे हैं कि वो सुधर जाएगा पर वो सुधरे या ना सुधरे उसकी कोई गारंटी नहीं है। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑफेंडर, के हर तरीके के ऑफेंडर के लिए ये चीज़ जो है दूसरा चांस उसको देना वो डिजर्व नहीं करता है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फोर्थ यहाँ पे टाइप आता है पनिशमेंट का ही, इनकैपेसिटेशन का कॉन्सेप्ट है। इनकैपेसिटेशन सीक्स टू प्रोटेक्ट सोसाइटी बाय रिमूविंग डेंजरस इंडिविजुअल्स फ्रॉम द कम्युनिटी टिपिकली थ्रू इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जितनी भी डेंजरस यहाँ पे कोई डाकू बन रहा है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा शेरशाह समझ रहा है कि भैया मैं किसी के ऊपर भी जुल्म डालूंगा, उसको आप सीधा इम्प्रिजनमेंट में डाल दो, ये होता है इनकैपेसिटेशन। की पॉइंट्स है फिजिकल प्रिवेंशन, यानी कि आप ऑफेंडर को आगे फर्दर कोई क्राइम कमिटी ना कर सके, उसको ऐसे ही उसको बंदरगाह में डाल दो या किसी भी उसमें इम्प्रिजन कर लो, उसको जेल में डाल दो। फिजिकल हो गया। यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी भी होती है, एम्फसाइज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम दिस डीम्ड डेंजरस। Selective incapacitation focuses on incarcerating high-risk offenders who are likely to re-offend. यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म क्या किया है? हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग प्रिजन्स एंड एथिकल कंसर्न्स फॉर लॉन्ग टर्म और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि
बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट निकल के आएगी उसका, उसको पालोगे आप जेल में ऐसे इंसान को। डज नॉट एड्रेस टू द रूट कॉज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर और ऑफर सोल्यूशन फॉर री इंटीग्रेशन, ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका। फिफ्थ पॉइंट आता है रिस्टोरेटिव जस्टिस। कॉन्सेप्ट क्या है रिस्टोरेटिव जस्टिस? इस ये एम्फेसाइज करते हैं रिपेयरिंग द हार्म कॉज्ड बाय क्राइम। इट इन्वॉल्व्स ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द विक्टिम, ऑफेंडर एंड द कम्युनिटी इन द जस्टिस प्रोसेस। की पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आए हैं। विक्टिम सेंटर्ड फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द विक्टिम, ऑफरिंग देम अ वॉइस एंड अ रोल इन द जस्टिस प्रोसेस। कि जिसके ऊपर बीती है उसको भी एक आवाज़ दी गई है, उसकी भी बातें सुनी जाए, उसको इनक्रेज करें कि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें फॉर देयर एक्शंस एंड अमेंड्स ऑफेंडर को। एम्स टू हील द कम्युनिटी एंड रिस्टोर रिलेशनशिप्स, ये भी होता है हमारा इसमें रिस्टोरेटिव जस्टिस में। क्रिटिसाइज इसको किस बिहाफ पे किया गया है कि इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम, पर्टिकुलरली सीरियस और वायलेंट ऑफेंसेस। एक और है इट रिक्वायर्स द वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पार्टीज विच मे नॉट बी ऑलवेज फीजिबल, कि ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी जो ऑफेंडर है और जो विक्टिम है वो दोनों अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए राज़ी हो जाएं। कंक्लूजन यहाँ पर निकल के आता है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द गोल्स एंड पर्पसेस ऑफ penal sanctions, while retribution and deterrence focuses on the past offense and its prevention, rehabilitation and restorative justice emphasize further behavior and repairing harm. Incapacitation ensures public safety by removing offenders from society. In an effective criminal justice system often incorporates elements from multiple theories to address the complex nature of crime and justice comprehensively. इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे लाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना ये क्वेश्चंस आप सबके लिए इनफ हैं। आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे से जाएं, और हमारी यहाँ पे डेट शिफ्ट हो गई है 20 की बजाय 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। बट बिल्कुल इस चीज़ को हल्के में मत लेना, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बीच में गैप्स बहुत कम होंगे। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो में मैंने आपके करवा दिए हैं कंप्लीट। आपको अगर कोई पॉइंट समझना है दोबारा से, या कोई और ऐसा पॉइंट है आपको लगता है जो छूट गया है मेरे से और आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं एक और वीडियो लेके जल्द से जल्द आपके सामने पहुँचूँगा। अभी आप सबसे मैं कनिष्क वर्धन विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गुड बाय।